नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा रानी पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए कलेवर के साथ। इन्हीं तृण फूस छप्पर से ढके ढुलमुल गवारू, झोपड़ों में ही हमारा देश बसता है। इन्हीं के ढोल मांदर बांसुरी के उमगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। इन्हीं के मर्म को अनजान शहरों की ढकी लोलुप विषैली वासना का सांप डसता है। इन्हीं में लहरती अल्हड़ अयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। आपने ठीक समझा। आज मैं जिनकी बात कर रही हूँ वे बहुआयामी व्यक्तित्व के एकांतमुखी प्रखर कवि, साहित्यकार, लेखक होने के साथ साथ वे एक अच्छे फोटोग्राफर और सत्यान्वेषी पर्यटक भी थे। वे नाम से भले ही अज्ञेय हो, किंतु किसी भी साहित्यकार एवं पाठक वर्ग के लिए कदापि अज्ञेय नहीं है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला, जो सद्य कुशीनगर है, के कसबा नामक स्थान में हुआ था। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय था। ये सारस्वत गोत्रीय पंजाबी ब्राह्मण थे। यायावरी अज्ञेय के व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है। इनका साहित्य अनेक प्रकार के विवादों से ग्रस्त रहा है, लेकिन आज भी इनका व्यक्तित्व, कृतित्व, विविधता, जीवन शैली, चिंतन, भाषा शैली आदि शोधार्थियों के लिए अत्यंत ही रुचिकर विषय बना हुआ है। इन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ तथा अनेक उत्कृष्ट प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यही कारण है कि वे आज भी विशिष्ट साहित्यकारों की श्रेणी में परिगण्य हैं। आज उन्हीं की सर्वप्रसिद्ध रचना शेखर एक जीवनी पर परिचर्चा करने मैं इस कक्षा में उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए देखते हैं। शेखर का व्यक्तित्व एक विद्रोही का व्यक्तित्व है। विद्रोह उसका जीवन दर्शन है। इसी को मुख्य बिंदु के रूप में लेते हुए मैं शेखर एक जीवनी पर परिचर्चा करूंगी। आशा है आप इसे अवश्य लाभान्वित होंगे। शेखर एक जीवनी आधुनिक उपन्यासकार अज्ञेय की एक महान कृति है। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। यह अज्ञेय की प्रथम औपन्यासिक रचना है तथा आधुनिक उपन्यास में नूतन प्रयोग है। यह 2 भागों में संकलित है। प्रथम भाग में नायक शेखर के शैशव तथा कैशोर्य मनोविश्लेषण तथा द्वितीयांश में उसके युवा काल की मानसिक स्थितियों का अंकन प्रत्यंकन करता है। शेखर एक जीवनी का प्रतिपाद्य शेखर है, क्योंकि शेखर से जब हमारा प्रथम साक्षात्कार जेल की काल कोठरी में होता है तो वहां वह फांसी के संबंध में सामान्य चिंतन कर रहा है। इस नाजुक घड़ी में ही वेदना की चोट खाकर उसका समस्त अतीत बिजली की कौंध की तरह उसके मस्तिष्क में उद्भासित हो उठता है और वह अपने अतीत जीवन का प्रत्यावलोकन करने लगता है, जहां से चलकर वह यहाँ तक पहुंचा है। सारांश यह कि शेखर एक जीवनी मृत्यु की छाया में लिखी हुई एक कृति है। यह शेखर का जीवन चरित्र है, जिसका कथानक घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। लेखक ने इस एक रात में शेखर के शैशव से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन से साक्षात्कार करा दिया है। स्पष्ट है कि अगर सीधा सादा वर्णन
किया जाता तो शेखर एक जीवनी मात्र जीवनी बनकर रह जाती, पर अज्ञेय की प्रतिभा ने शेखर के कतिपय प्रमुख तथा आकर्षक जीवन चित्रों और चरित्रों द्वारा कथानक की रचना इस प्रकार उन्होंने की है कि शेखर एक जीवनी वस्तुतः एक सफल एवं सुंदर मनोवैज्ञानिक उपन्यास बन गया है। इस उपन्यास के कथानक की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें काल्पनिक तथा व्यावहारिक भावभूमियों का बड़े ही कलात्मक ढंग से समावेश किया गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक व्यक्ति विशेष का जीवन चरित्र है। इस चरित्र विशेष के माध्यम से ही लेखक ने उसके वर्ग, लोक संस्कृति, जीवन संघर्ष आदि का चित्रण करने का प्रयास किया है और इसमें लेखक को पूर्णतया सफलता भी मिली। लेखक की निजी अभिरुचि व्यक्ति चरित्रों यानी इंडिविजुअल कैरेक्टर की रही है, टाइप चरित्रों की नहीं। यही कारण है कि विवेच उपन्यास एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज होते हुए भी उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। अज्ञेय के ही शब्दों में इतना और ऐसा निजी वह नहीं है कि उसके दावे को आप एक आदमी की निजी बात कहकर उड़ा सकें। इसलिए मेरा आग्रह है कि उसमें मेरा समाज और युग बोलता है कि वह मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। शेखर के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसकी विद्रोहात्मक प्रवृत्ति है। वह शैशव से ही जिज्ञासु वृत्ति का है। भरे पूरे परिवार में रहते हुए भी नाना प्रकार की जिज्ञासाएं उसके मस्तिष्क में उठती रहती हैं। कभी शेखर के अस्तित्व के संबंध में, कभी मानव जन्म और जीवन के संबंध में, तो कभी निजी अस्तित्व के संबंध में। यह जीवन में उसकी जिन जिज्ञासाओं की निवृत्ति नहीं होती, वे ही जीवन में उसकी व्यक्ति के प्रति मस्तिष्क में ग्रंथियों का रूप धारण कर लेती हैं, जिससे उसकी हर व्यक्ति के प्रति अनास्थाशील होकर विद्रोही हो जाती है। उसका विद्रोह किसी निश्चित व्यक्ति या वर्ग या संस्था या समाज के लिए नहीं है, बल्कि यह विद्रोह उसका धर्म है। वह तो स्वयं के प्रति भी विद्रोही है, वह जन्मना विद्रोही है, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि शेखर अनुभव करता है कि उसके भीतर जन्मना ही कोई शक्ति थी अथवा शक्ति का अंकुर रहा होगा। यह विकास की निरंतर गतिशील प्रक्रिया उसे नियतिवादी बना देती है। इसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि विद्रोही उत्पन्न होते ही हैं, बनते नहीं। विद्रोह बुद्धि जीवन की क्रियाओं से, परिस्थितियों के घात प्रतिघात से विनिर्मित होते हैं। वह आत्मा का कृत्रिम परिवेष्टन भी नहीं है, वरन उसका भिन्न तमंग है। सर्वप्रथम शेखर हमारे समक्ष शिशु रूप में आता है, जिसका व्यक्तित्व अहम में और सेक्स से परिचालित होता है। अहम और भय शेखर को विद्रोही बना देता है, क्योंकि वह अपने अहम के कारण किसी भी चीज को कुचलकर उस पर विजय पाना चाहता है और हर भय से वह मुक्ति चाहता है। उसका विश्वास है कि डर डरने से होता है, अतः डरना मूर्खता है। अस्तु उसे अपने माता पिता से भी भय नहीं है। बाल्यावस्था से ही वह उनके प्रति विद्रोही हो जाता है। उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्त करते हैं, लेकिन वह
किसी न किसी बहाने से हर शिक्षक से पिंड छुड़ा लेता है। हठात पढ़ने के लिए कहे जाने पर वह विद्रोह कर उठता है। पिता के समक्ष मास्टर की उचित शिकायत कहे जाने पर वह विद्रोह कर उठता है। पिता के समक्ष जब शिकायत पहुंचती है पर वह स्वयं ताड़ित होता है, पिटता है, जिसकी बुरी प्रतिक्रिया उस पर होती है। उसका पूरा मानस विवादग्रस्त हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? न्याय क्यों नहीं? क्योंकि वह अन्याय सहने को तैयार नहीं। अंततः वह मास्टर के साथ उद्धत व्यवहार करना शुरू कर देता है, जिसके कारण उसे कठोर दंड भी दिया जाता है। फिर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं और अंततः उस शिक्षक को हटा दिया जाता है। हटाना ही पड़ता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तात्पर्य यह है कि उसका यह विद्रोह जन्मना है। सर्वप्रथम उसका विद्रोह कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका की उपेक्षा करने में तथा उससे बदला लेने में व्यक्त होता है। तत्पश्चात घर के शिक्षक का अपमान करने में, उसे बेवकूफ बनाने में अथवा स्कूल में शिक्षक को गाली देकर निकल भागने में व्यक्त होता है। शेखर के अंतरतम में प्रचंड विद्रोही भाव निवास करता है, क्योंकि वह स्वनिष्ठ, घोर स्वाभिमानी और अंतिम सीमा तक ईमानदार है। अपमान सहकर चुप रहने वाला व्यक्ति नहीं। घर के वातावरण से असंतुष्ट और स्वातंत्र्य की अदम्य आकांक्षा से प्रेरित शेखर प्रकृति की गोद में सुख का अनुभव करता है। सांपों को छेड़ना, सांप के पास निश्चल भाव से बैठना, तितलियों को पकड़ना और फिर उन्हें छोड़ देना आदि सब उसकी उन्मुखता के लक्षण है। शेखर अपना अपमान सहने वाला व्यक्ति नहीं है। वह जिससे एक बार अपमानित होता है, दूसरी बार उसे भूल जाता है या फिर विद्रोह कर उठता है। अपनी बाल साथिन प्रतिभा से गहरी मित्रता के बावजूद वह उसके घर पर अपमानित होने के पश्चात उसे सदा के लिए भूल जाता है। माली द्वारा पके हुए आम को अपने पिता के समक्ष ले जाने का प्रस्ताव सुनकर वह विद्रोह कर उठता है, क्योंकि इसे वह अन्याय समझता है और इसके विरोध में वह न केवल पका आम खाता है बल्कि कच्चे आम को भी तोड़ तोड़ कर फेंक देता है। बाल्यावस्था से ही शेखर की दृष्टि समाज की विषमताओं की तरफ आकृष्ट होती है, जिसके कारण उसके मन में विद्रोह उत्पन्न होता है। वह देखता है कि उसकी एक खेल सखी फूला, जो नीची जाति की है, को लोग हे दृष्टि से देखते हैं तथा उसे भी उसके साथ खेलने से मना करते हैं। समाज की यह जातीय विषमता इतनी बढ़ जाती है कि नीच कहलाने वाले व्यक्ति स्वयं उच्च श्रेणी वालों को पानी तक नहीं देना चाहते, जिसके कारण शेखर को एक बार प्यासा रह जाना पड़ता है। और इस विषमता का चरम विकास उसे अपने कॉलेज जीवन में मिलता है, जब ब्राह्मणों को पृथक एवं शूद्रों को पृथक रखा जाता है तथा एक वर्जित सड़क पर चलने के कारण एक अछूत स्त्री की कोई हत्या कर देता है। इन सब स्थितियों को देखकर शेखर के मन में विद्रोह की भावना भड़कती है। वह निर्धन बच्चों के उपकार हित चिंतित हो उठता है, जिन्हें खिलौने या फल प्राप्त नहीं होते हैं। अस्तु निम्न वर्गीय व्यक्तियों, विशेषकर उनके बच्चों की शिक्षा के लिए वह केवल रात्रि पाठशाला की व्यवस्था ही नहीं करता, वरन उन्हें स्वयं पढ़ाने भी लगता है। वस्तुतः ये असमानताएं और शोषण की स्थितियां ही उसके विद्रोह का कारण बन जाती हैं। ईश्वर के प्रति भी शेखर के मन में विद्रोही भाव है। उसकी दृष्टि में
ईश्वर सिर्फ भूख और लड़ाई की सृष्टि करता है और मानव उसके अस्तित्व को केवल परंपरा से ढोता आया है। उसे बाल्यावस्था से ही कहीं न दिखने वाली तथा हर जगह टांग अड़ाने वाली इस सत्ता के प्रति संदेह है। उसे लगता है कि झूठ मूठ में यह कल्पित शक्ति हमें आतंकित किए रहती है। यही कारण है कि वह बार बार पिता द्वारा बुलाने पर भी खीर भवानी के मंदिर में पूजा करने नहीं जाता। वह प्रदक्षिणा भी नहीं करता, फलतः पिता द्वारा पीटा जाता है। किंतु उसे प्रसन्नता है कि उसने नास्तिकता को स्वीकार कर लिया है। वह घोषणा करता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, भवानी झूठी हैं, ईश्वर नहीं है। किसी बात की अनुमति नहीं मिलना ही शेखर के विद्रोह का असली कारण है। उसको जिस चीज की अनुमति नहीं मिलती है उसके लिए वह सचेष्ट हो जाता है। लेखक के ही शब्दों में लेकिन अनुमति का न होना ही तो वह अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। देश में जब असंतोष की लहर आई वह उसमें भी भाग लेने को व्याकुल हो उठा, क्योंकि पिता की ओर से इसके लिए मनाही थी। अतः मौका पाकर उसने घर की संपूर्ण विदेशी वस्त्रों को जला दिया। इसको विदेशी भाषा से भी घृणा हो गई, क्योंकि पिता बार बार उसे अंग्रेजी में बात करने के लिए कहते थे। इसी प्रकार जब उसे गीत गोविंद की पंक्तियों को पढ़ने के कारण ताड़ना मिलती थी तो वह मन ही मन निश्चय कर लेता था कि गीत गोविंद अवश्य पढ़ना चाहिए। शेखर यद्यपि प्रचंड विद्रोही प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तथापि स्त्रियों से उसका प्राकृत लगाव है। वह फ्रायड के यौन भाव सिद्धांत के कारण घर के सारे सदस्यों, माता पिता भाई नौकर के प्रति उसके मन में विद्रोही भावना है, किंतु सरस्वती के प्रति नहीं। सरस्वती उसकी उपास्या है, वह उसे आदर की दृष्टि से देखता है। उसके विरुद्ध वह एक बात भी सुनने को तैयार नहीं। एक बार उसके पिता एक अच्छी सी साड़ी सरस्वती को उसके ससुराल भेजने के लिए लाते हैं, पर उसकी माँ स्वयं उसे पहनने के लिए रखना चाहती है। इससे शेखर का विद्रोह भड़क उठता है और वह उसे भस्मीभूत कर देने की सोचता है। शशि उसका उद्देश्य है, वह उसके सुख दुख की साथिन बनती है और अंत में उसकी गोद में ही प्राण त्यागती है। शारदा उसकी वय संधि की साथिन है, उसे वह अंतरात्मा से प्यार करता है, किंतु शारदा जब उसे अस्वीकार कर देती है तो उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, फिर भी संतोष कर लेता है। शांति नाम की लड़की से वह रुग्णावस्था में ही मिलता है, किंतु उसके प्रति भी उसकी यौन भावनाएं जागृत तथा क्रियाशील रहती हैं। सारांश यह है कि वह स्त्रियों के प्रति विद्रोही नहीं है, कारण है उसका यौन भाव। यदि वह विद्रोही है तो अपनी माँ के प्रति, कारण है उसके साथ कॉम्प्लेक्स। शेखर की भारतीय युवकों के प्रति भी विद्रोही प्रवृत्ति है। उसका एक मित्र विवाह करने के लिए जा रहा है, शेखर इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसका कहना है कि भारतीय युवक माता पिता के गुलाम हैं। यही कारण है कि वे किसी स्वतंत्र विचार के लिए क्रियाशील नहीं होते तथा परिवार को दोषी ठहराते हैं। सारतः हम देखते हैं कि शेखर का व्यक्तित्व पूर्णतः विद्रोही है, जैसा कि मैंने परिचर्चा के प्रारंभ में ही कहा था। प्राचीन मान्यताओं के प्रति उसका विद्रोही बनना मानो उसका जीवन लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु वह किसी भी प्रकार का बंधन नहीं स्वीकार करता है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि शेखर जैसे जैसे वयस्क होता जाता है तथा जीवन के संघर्षों और जटिलताओं का सामना करता जाता है, वैसे वैसे उसकी विद्रोह वृत्ति
समाप्त होती जाती है और अंततः वह पूर्ण सामंजस्यवादी यथार्थ मानव के रूप में परिणत हो जाता है। उपन्यास के दूसरे खंड में स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो गई है, तो आगे की कक्षा में मैं इसके दूसरे पक्ष को रखूंगी, क्योंकि इनकी यह रचना किसी एक कक्षा में समाहित हो जाए यह कदापि संभव नहीं। इसलिए मैं इसे विषय को ही श्रृंखलाबद्ध रूप में अगली कक्षा में लेकर आऊंगी और मैं यह कहना चाहूंगी कि यह एक ऐसा विषय है जो उच्च पाठ्यक्रम में अभिस्तावित है, साथ ही साथ परीक्षोपयोगी है एवं कई प्रतियोगिताओं में भी इसकी आवश्यकता होती है। तो यह JRF, नेट और अन्य उच्च शिक्षित बच्चों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए अत्यंत ही उपयुक्त है। मैं चाहूंगी कि आप सभी इसका लाभ उठाएं और मेरे साथ जुड़कर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे कि मैं और नए नए विषयों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।